साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपका परिचय एक कवि के साथ करवाया था। इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब पर बात करने जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अब भी उनके विचार, उनका लेखन और उनकी जो एकेडमिक एबिलिटी है उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। अधिकांशतः उनको एक दलित नेता की तरह से प्रस्तुत किया गया है। वो एक हद तक ठीक है, लेकिन जो एकेडमिक जगत है, बौद्धिक जगत है, उसके लिए वे एक दलित नेता से भी ज़्यादा बहुत कुछ हैं। उनके जिस लेख के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो लेख उन्होंने एक शोध पत्र के तौर पर 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। एंथ्रोपोलॉजी के एक सेमिनार के लिए लिखा गया ये रिसर्च पेपर है और इसका जो मूल शीर्षक था वो था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो भारत में जाति व्यवस्था, इस पर ये किताब है और इस किताब में उन्होंने ये समझने की कोशिश की और ये समझाने की कोशिश की कि जो जाति है उसका निर्माण कैसे हुआ होगा। और वो ये सवाल उठाते हैं कि अगर हम ये बात समझा दें कि जाति के बने रहने का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, तो फिर हम इस गुत्थी को भी सुलझा सकते हैं कि जाति कैसे बनी होगी। तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो जाति बनने का जो मैकेनिज़्म है, उसकी जो क्रियाविधि है वो क्या रही होगी। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक अनूठा वैचारिक प्रयोग वो सामने लेकर के आते हैं और उसमें वो ये सवाल उठाते हैं उस काल्पनिक प्रयोग में कि अगर दुनिया का कोई भी समूह जाति में बदलना चाहे, अगर वो जाति का निर्माण करना चाहे, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। ये सवाल वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पे उठाते हैं और फिर इस पर विचार करते हैं कि अगर कोई समूह अगर जाति में बदलना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होगी वो यह होगी कि उसे अपने समूह में स्त्री और पुरुषों की, ख़ास तौर पर जो मैरिजेबल, शादी योग्य स्त्रियां और पुरुष हैं, उनकी संख्या को बराबर रखने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जैसे ही उनके हिसाब से जैसे ही ये मैरिजेबल जो एज है उसमें जो अनुपात है वह गड़बड़ाता है, यानी अगर उसमें मैरिजेबल एज के पुरुष अधिक हो जाएं या मैरिजेबल एज की स्त्रियां अधिक हो जाएं, तो फिर वे जाति के बाहर विवाह कर सकते हैं। तो वो ये सवाल उठाते हैं कि अगर कोई समुदाय जो है वह मैरिजेबल एज की स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को समान रखना चाहता है, तो फिर उसे क्या करना होगा। और अगर ऐसा वो करना चाहता है तो उसके सामने कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं जो पेश आ सकती हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 2-3 तरह की जो चुनौतियां हैं वो इसमें पेश आ सकती हैं। सबसे पहली चुनौती ये हो सकती है कि अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो वह विधवा हुई और इस तरह से वह सरप्लस हो गई, यानी मैरिजेबल एज में सरप्लस हो गई। अब या तो उसका पुनर्विवाह करवाया जाए। अगर ऐसा करवाया जाता है तो फिर इसका मतलब है कि जो मैरिजेबल एज की दूसरी स्त्री है उसके लिए मैरिजेबल एज का जो पुरुष है वह उपलब्ध नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो विधवा महिला है जिसे अंबेडकर ने
नाम दिया सरप्लस वीमेन, और ऐसी जो सरप्लस वीमेन है वो और भी हो सकती है। तो ये सरप्लस वीमेन की वजह से जो चुनौती पेश आएगी, इसका सामना वो समूह जो अपने आप को जाति में बदलना चाहता है वो कैसे करेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि उस महिला को उसके पति के साथ जला दिया जाए, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उस पर पूरी ज़िंदगी के लिए जो विधवापन है, वैधव्य है, उसे लाद दिया जाए, जो विडोहुड है उसे लाद दिया जाए। ये दो तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप जो सरप्लस वीमेन है उसकी चुनौती से लड़ सकते हो। अब इसमें हर समय जो सती करना है या पति के चिता के साथ ही उसको जला देना है, वो संभव नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा जलाने की तुलना में थोड़ा सा जो मानवीय तरीका है वह यह है कि उस पर जीवन भर के लिए जो वैधव्य है, विधवापन है, उसे लाद दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी वह स्त्री जो है शादी योग्य जो पुरुष हैं उनको आकर्षित कर सकती है, और इस तरह से या फिर वो जो समूह है उसकी कोट एंड कोट नैतिकता के लिए चुनौती पेश कर सकती है। तो ऐसा समूह एक और रास्ता निकालेगा, वो उस विधवा स्त्री पर जो वैधव्य है, विधवापन है, वो तो ला देगा ही, साथ ही उसके लिए कुछ ऐसे नियम बनाएगा जिससे कि वो पुरुषों के लिए अनाकर्षक हो जाए। तो अनाकर्षक बनाने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि उसके आराम में कमी कर दी जाए, उसके खाने पीने भोजन में कमी कर दी जाए, उसके पहनावे और श्रृंगार में बाधाएं उत्पन्न की जाएं, और उसे जो है सार्वजनिक जो समारोह हैं उनमें शामिल होने के लिए, चाहे वो धार्मिक हों चाहे पारिवारिक हों, उन तमाम तरह के जो समारोह हैं उनमें शामिल होने पर उसको रोक लगाई जाए, और उसका शामिल होने को लेकर के ऐसी कहावतें गढ़ी जाएं जिससे कि लोगों को लगे कि अगर वह हमारे शुभ कार्य में या हमारे सामूहिक कार्य में या हमारे धार्मिक कार्य में शामिल हो रही है तो इससे जो है उस कार्य में अपशकुन पैदा हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि वह समूह सरप्लस जो वीमेन है उसकी चुनौती से अपने आप को उसका सामना कर सकता है। अब आती है बात सरप्लस मैन की। ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी का देहांत हो गया, तो अब उसके साथ या तो एक तरीका अपनाया जा सकता है कि उसे भी पत्नी के साथ जला दिया जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि लंबे समय से जो पुरुषों का स्थान है समाज में वो स्त्रियों की तुलना में ऊंचा माना गया, तो इसलिए ऐसा वह समूह सरप्लस मैन के साथ नहीं करेगा, तो उसे जलाएगा नहीं। लेकिन अगर जलाएगा नहीं तो वह उस समूह की नैतिकता के लिए चुनौती पेश कर सकता है, या फिर वह समूह के बाहर जाकर कोई दूसरी शादी कर सकता है, और इस तरह से जो है जाति खंडित हो सकती है। जाति को बचाए रखना, बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में वो जो पुरुष है दो तरह से चुनौती पेश कर सकता है। एक, वह जाति के बाहर विवाह करके समूह को लिए परेशानी पैदा कर सकता है, और दूसरा जो है वह अगर शादी न भी करे तो भी समूह के भीतर की जो नैतिकता है उसके लिए चुनौती पेश कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ऐसा समूह ऐसे सरप्लस मैन के लिए एक ऐसी तरीका निकालेगा, ऐसी युक्ति सामने लाएगा जिससे कि न तो वह जाति के बाहर शादी करने की चुनौती पेश कर सके, और न ही जो है समूह के अंदर जो नैतिकताएं हैं, यौन संबंधी नैतिकताएं हैं,
उनको लेकर के वह चुनौती पेश कर सके। तो ऐसे में सरप्लस मैन के लिए वह तीसरा विकल्प चुन सकते हैं, और वह विकल्प है बालिका विवाह का। यानी कि उस सरप्लस मैन की शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जाए जो अभी मैरिजेबल एज की नहीं है, यानी छोटी उम्र की लड़की के साथ उसकी शादी कर दी जाए, और जो मैरिजेबल एज की महिलाएं हैं उनको छुआ ना जाए, उनको अनटच्ड रखा जाए, उनकी संख्या में कमी न की जाए, और जो मैरिजेबल एज की पुरुष है और मैरिजेबल एज की महिलाएं हैं उनकी संख्या को समान रखने की कोशिश की जाए। तो सरप्लस मैन की चुनौती से पार पाने के लिए ऐसा समूह जो है वह बालिका विवाह का प्रस्ताव लेकर के सामने आ सकता है। इस तरह के जो प्रयोग है उससे अंबेडकर ये कहना चाहते हैं कि दरअसल जाति को बनाए रखने का जो मैकेनिज़्म है उसके केंद्र में सजातीय विवाह है, और अगर सजातीय विवाह को बनाए रखा जाए, मजबूती के साथ उसका पालन किया जाए, तो ही जाति बनी रह सकती है। जाति के बने रहने के केंद्र में जो सजातीय विवाह है, यानी कोई भी समूह सजातीय विवाह को बनाए रख सकता है तो वह अपनी जाति को भी बनाए रख सकता है। आगे सवाल आता है कि पहले जो जाति है वह किसने बनाई, क्योंकि भारत में डॉक्टर अंबेडकर के समय में भी जातियां बहुत तरह की थी, इसलिए अंबेडकर जो है इसे बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कास्ट्स, जातियां होती हैं, जाति नहीं होती। जातियां हमेशा जो है वो बहुवचन में होती हैं। किसने बनाई पहले जाति? डॉक्टर अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जातियां सबसे पहले जिस समूह ने अपने आप को जाति में परिवर्तित किया वह ब्राह्मण समूह था। उसने दूसरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। दरअसल ब्राह्मणों ने जाति दूसरों पर थोपी नहीं। जब ब्राह्मणों ने दूसरों के लिए अपने जो दरवाजे थे वह बंद कर लिए तो अन्य समूह भी अपने दरवाजे दूसरों के लिए बंद करने लगा, और इस तरह से दरवाजे बंद करने की एक व्यवस्था और एक चलन शुरू हो गया। तो एक ने पहले दरवाजे बंद किए, उसकी देखा देखी दूसरों ने दरवाजे जो है बंद करने शुरू किए। अंबेडकर इसको कहते हैं कि सम क्लोज द डोर, अदर्स फाउंड इज क्लोज्ड अगेंस्ट देम। तो कुछ ने अपने दरवाजे पहले बंद कर लिए, जब वो उनके दरवाजे पहुँचे और दरवाजे बंद मिले तो उनकी देखा देखी जो है दूसरों ने भी ये दरवाजे अपने दरवाजे दूसरों के लिए बंद करने शुरू कर दिए। एक और सवाल जो अंबेडकर अपनी इस किताब में उठाते हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मनु है उसने जाति व्यवस्था को बनाया होगा। इस संभावना को डॉक्टर अंबेडकर सिरे से जो है खारिज करते हैं। वे लिखते हैं कोट, जाति प्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि यह एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता, अनकोट। उनके अनुसार मनु ने प्रचलित जाति व्यवस्था को नियमबद्ध किया और जाति प्रथा का प्रचार किया। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि कोट, जाति के नियम बहुत कठोर होते हैं और उनके उल्लंघन के माप का कोई पैमाना नहीं होता। नई विचारधारा एक नई जाति बना देती है क्योंकि पुरातन जातियां नवीनता को सह नहीं पाती। अनिष्टकारी विचारकों को गुरु मानकर प्रतिष्ठित किया जाता है, अनकोट। तो जिन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई, उसका प्रसार किया, उसको थ्योराइज किया, ऐसे लोगों को जब गुरु कहा गया तो यह एक अनिष्टकारी विचार है और वे अनिष्टकारी जो है विचारक हैं।
अब सवाल ये है कि आज की तारीख में हम अंबेडकर को क्यों याद कर रहे हैं। उनके इस जन्मदिन के मौके पर 14 अप्रैल को हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं उनके इस शोध पत्र को। तो उसकी कुछ वजह है और वो वजह भी डॉक्टर अंबेडकर ने जो है खुद बताई है। एक वजह तो ये है कि हमको अपने आसपास प्रतिदिन जो जाति का बुरा रूप दिखाई देता है और उसका जो नुकसान दुनिया और भारत में दिखाई दे रहा है, वह एक वजह है कि हम इस पर बार बार बात करें, इस व्यवस्था पर बात करें। और जब हम व्यवस्था की बात कह रहे हैं तो हम किन्हीं केवल व्यक्तियों की बात नहीं कह रहे, ये एक सिस्टम के तौर पर हम कास्ट की जो है बात कर रहे हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने जो अपना आखिरी संबोधन दिया, उसमें वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 से भारत एक लोकतंत्र होगा, लेकिन यह लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी जो है केवल पॉलिटिकल लेवल पर होगी, लेकिन सोशल लेवल पर जो है हम केवल वही रहेंगे जो हम थे। अगर हम सामाजिक लोकतंत्र को नहीं स्थापित कर सकते तो फिर हमारा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, वह भी कमज़ोर होगा और हमारे सोशल लेवल पर डेमोक्रेटिक न होना जो है वह हमारे पॉलिटिकल लेवल को हमेशा चुनौती देता रहेगा। इसलिए भी कास्ट पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो कास्ट सिस्टम है उसके हिसाब से जो है हम कभी भी फ्रेटर्निटी के विचार को, बंधुत्व के विचार को नहीं जी सकते। अगर कास्ट सिस्टम है तो उसमें इनइक्वालिटी का जो ख्याल है वह इनबिल्ट है। ख़ास तौर पर जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का ख्याल है वह इनबिल्ट है, वो कोई बाहर से थोपा हुआ विचार नहीं है, वो उसी में है। अगर कास्ट है तो पैट्रियार्की है, क्योंकि जो स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, उनकी जो सेक्सुअलिटी है, उनका जो राइट टू चूज़ ए पार्टनर है, उस पर जो है जाति गहरे जो प्रतिबंध है वह लगाती है। तो इसलिए भी हमें जाति पर बार बार बात करने की ज़रूरत है कि जाति जो है वह भारतीय लोकतंत्र के लिए, दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। और अब तो जो दुनिया के दूसरे देश हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका है, उसमें जाति के द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है उसके खिलाफ़ कानून बनाए जा रहे हैं। सियाटल एक शहर हुआ जिसमें पहली बार जो है जाति को एक ऑपरेसिव कैटेगरी माना गया है। और दूसरा जो हो सकता है वह है कैलिफोर्निया, एक स्टेट हो सकता है जहां पर अभी बात चल रही है कि वहां जाति को एक ऐसी कैटेगरी के तौर पे चिन्हित किया जाए जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जाति जो है, जैसा डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि वह केवल एक स्थानीय या भारत की समस्या नहीं है। भारत के जो लोग जाति व्यवस्था पर विश्वास करते हैं वे दुनिया में जहाँ भी जाएंगे वे अपने साथ इस व्यवस्था को अगर लेके जाएंगे और अगर उसे चेक नहीं किया गया, उस पर रोक नहीं लगाएगी, उसे कठोरता से अगर उसको रोका नहीं गया, तो यह जो चुनौती है वह ग्लोबल चुनौती हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।